नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 12 समाजशास्त्र, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। उसकी वीडियो का भाग नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो में जो जाति की चर्चा चल रही थी उसी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। अब इसमें क्या है, उपनिवेशवाद और जाति। उपनिवेशवाद है क्या, सबसे पहले जानेंगे कि उपनिवेशवाद है क्या। इसका अर्थ जानेंगे, किसी भी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, किसी भी शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों के लिए जो साधनों का प्रयोग करता है या उनको परिपूर्ण बनाता है, या राष्ट्र के विभिन्न को शक्तिशाली का उपयोग करता है या अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। अर्थात उपनिवेशवाद का एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ। क्या है उपनिवेशवाद? आपने नाम सुना होगा, कोलंबस और वास्को डी गामा जो की यात्रा हुई थी, वो क्या थी, एक उपनिवेशवाद का एक उदाहरण है। यानी अगर आपको सीधी भाषा में बात कहूँ, उपनिवेशवाद वह है जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारे देश में अपना कार्य स्थापित किया था या अपना राज स्थापित किया था, अपने राष्ट्र का हितों का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया था। देखिए क्या है, अब इसे पढ़ेंगे। जाति को उपनिवेशवाद में आधुनिक भारत में जाति की अधिक चर्चा हुई है। जो वर्तमान समय है, आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक यानी समय की बात करें तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में आधुनिक इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिस्सा क्या था, औपनिवेश काल, यानी 1800 से लेके 1947 के बीच का। ये कौन सा समय रहा बच्चों? ये अंग्रेजी शासन काल रहा है, अंग्रेजों का शासन काल रहा है। पहला हिस्सा तो इसमें इतिहास में बांटा जा रहा है। दूसरा हिस्सा रहा स्वतंत्र भारत के आरंभिक दशक, यानी जो स्वतंत्र भारत था उसका आरंभिक दशक को हम कह सकते हैं, यानी प्रारंभिक दौर। 1947 में आप सभी जानते हो देश आज़ाद हुआ था। देखिए वर्ष 1947 को स्वाभाविक विभाजन रेखा माना जाता है। स्वाभाविक विभाजन रेखा का मतलब होता है हमारा देश यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो चुका था, एक आज़ाद हो चुका था, यानी इसका अलग हो चुका था। भारत 1947 में ही औपनिवेशवादी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता था, यानी उसने क्या करी थी, स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सामाजिक संस्थाओं के रूप में जाति को औपनिवेशिक शासन 1800 से लेकर 1947 तथा स्वतंत्र भारत, सामाजिक संस्थाओं के रूप में जाति को औपनिवेशिक काल यानी 1800 से लेकर 1947 तक, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेकर अब तक में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने आकार प्रदान किया है। इन सामाजिक संस्थाओं में बहुत सारे परिवर्तन इसने किए हैं। कहते हैं, विद्वानों का मानना है कि औपनिवेशिक काल के दौर में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं को विशेषकर जाति व्यवस्था में, इसमें जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। कुछ विद्वानों का विचार है कि आज हम जो जाति व्यवस्था देखते हैं वह वस्तुतः औपनिवेशिक काल की ही देन है, यानी अंग्रेजी शासन काल की ही वो देन है। ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रशासनिक कुशलता के लिए जातियों को और जनजातियों को के माध्यम से व्यापक परंपराओं को समझने का प्रयास किया। जाति व्यवस्था को जटिलताओं को समझने के प्रयत्न के दौर में एक गहन विमर्श को गति प्रदान की गई। गहन विमर्श किया गया, उसमें गति प्रदान की गई। ठीक है बच्चों, इस दौरान रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। यानी इस समय जब पूरा इन्होंने सर्वे किया, उसका उन्होंने क्या कर दिया, उसे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का प्रयास किया, जिसमें विभिन्न प्रथाओं एवं परंपराओं का सुव्यवस्थित विवरण दिया गया है। क्या करा गया उसमें, उन्होंने उनकी प्रथाओं को, उनकी परंपराओं को के बारे में बताया। कई ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य भी आरंभ किया। कुछ ऐसे प्रशासनिक थे जो ब्रिटिश सरकार के थे, उन्होंने क्या करा, व्यक्तिगत तौर पे पर्सनल रूप से भी अध्ययन किया और उसका अनुसंधान कार्य भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था या आरंभ कर दिया था। जाति के बारे में विशिष्ट विवरण सरकारी स्तर पर जनगणना के आधार पर हुआ। 1860 के दशक में जनगणना के प्रयास किए गए। 1860 में कहते हैं कि दशक के समय में जनगणना का प्रयास किया गया, किंतु देश में पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में की गई। भारत के अंदर अगर बात करें तो पहली जनगणना का नाम आता है देश की। इसके बाद नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों की जनगणना का प्रक्रिया आरंभ हुई। 1901 में संपन्न तीसरी जनगणना का महत्वपूर्ण पड़ाव था। तीसरी जनगणना हुई उस समय जब जनगणना
का अंतर्गत विशेष रूप से जाति के सामाजिक अधिक्रम के आंकड़े तथा सूचनाएं एकत्र की गई। इसके तरह क्षेत्रवाद यानी क्षेत्र के आधार पर जातियों की सामाजिक स्थिति को निर्धारित किया गया। इसी दौर में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि ने तत्कालीन जनगणना आयुक्तों को अपनी याचिकाएं प्रेषित की। याचिकाएं मतलब होता है अपना कागज दिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, प्रेषित की गई। अपनी जाति को समाज में अधिक ऊंचा स्थान देने की मांग की गई, यानी अपनी जाति को विशेष दर्जा दिलाने की बात करी तथा दबाव की पुष्टि के लिए दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने विभिन्न धार्मिक और धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का प्रमाण प्रस्तुत भी उन्होंने किए। कहते हैं जनगणना के इसी प्रक्रम में जाति संस्थाओं के स्वरूप को बदल दिया। कहते हैं जनगणना के इसी प्रक्रम ने, इसी प्रक्रिया ने जो जाति का स्वरूप था, जाति संस्थाओं का जो स्वरूप था, उसे क्या कर दिया बच्चों, पूरी तरह से बदल दिया। इससे हस्तक्षेप तथा जातीय गणना के प्रस्तुतिकरण में पूर्व जातियों की पहचान अधिक अस्थिर तथा कम कठोर मानी जा रही थी। अस्थिर तथा यानी जो स्थिर नहीं थी और कमजोर थी, यानी कम कठोर मानी जा रही थी, ज़्यादा कठोर नहीं मानी जा रही थी। जाति गणना उससे अभिलेख का रूप दिए जाने के बाद जाति व्यवस्था ने नए जीवन आरंभ किए। जाति व्यवस्था जो उन्हें नए जीवन आरंभ कर दिए, भाई नई नई विशेष बात आने लगी, जाति व्यवस्था का नया रूप आने लगा। आगे क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शासन के हस्तक्षेप ने जाति संस्थाओं को प्रभावित किया। जो औपनिवेशिक काल था, उनके शासन के लोग थे, उनके जाति संस्थाओं को विशेष प्रभावित डाला। भू राजस्व प्रणालियों ने उच्च जातियों के भूमि के अधिकार को वैध मान्यता प्राप्त की। जो उच्च जाति के लोग थे, उन्हें भूमि के अधिकारों को वैध मान्यता प्राप्त की गई। ऐसी जातियां भूमि स्वामी बन गईं जो भू राजस्व में हिस्सेदारी के साथ अन्य उपकारों की भी मांग खेती करने वाले किसानों खेतीहारों के साथ श्रमिक करने के लगे थे। कहते हैं कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें खेती का विशेष दर्जा दिया जाने लगा। कहते हैं उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब की सिंचाई परियोजना के साथ अन्य लोगों को भी बसाया गया, जिसमें जातीय संरचना का नया रूप आयाम प्राप्त हुआ, यानी एक विशेष रूप मिला। इस प्रक्रिया में औपनिवेशिक शासन ने अपने शासकों के अंतिम दौर में वंचित वर्गों के कल्याण में रुचि ली। इसी वर्ग की इसी समय दलित वर्ग कहा गया है। यानी कहते हैं उपनिवेश काल ने अपने शासन के अंतिम दौर में, जब उनका अंतिम दौर चल रहा था उनका शासन का, उन्होंने कुछ विशेष वर्गों के लिए, जो वंचित वर्ग थे उनके लिए विशेष रुचि ली और उस वर्ग को कहते हैं दलित वर्ग। कहते हैं 1935 ईस्वी में भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें उन्होंने क्या करा उसमें बच्चों, कि विशिष्ट व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों जनजातियों की सूची अथवा अनुसूची को वैध मान्यता प्राप्त की गई, यानी विशेष बात कही गई उन्हें कि ये दर्जा दिया गया। इसी अधिनियम के उपसंबंधों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग प्रचलन में आया। अब बच्चों इसी कहते हैं 1935 में ये एक आयोग बना, उसके माध्यम से एक अधिनियम निकला, उसके माध्यम से इन दोनों जातियों का नया नाम निकल के आया, जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं या अनुसूचित जाति कहते हैं। जाति व्यवस्था के अधिक्रम में जो जातियां सबसे निम्न श्रेणी में पर थी, उनके साथ सार्वजनिक भेदभाव भी हुआ था, जिसमें उन जातियों के स्थान मिला तो अस्पृश्य तथा अछूत जातियां थी, इन्हें विशेष दर्जा नहीं दिया जाता था, उन्हें अछूत मानी जाती थी। अछूत क्या होता है, जिसे छूने से भी जिनसे घृणा मानी जाती थी। इन जातियों को की जाति अनुसूचित जाति के स्थान दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उपनिवेशवाद ने जाति व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन को नया आधार प्रदान किया। इसी दौरान पूंजीवादी और आधुनिकता ने भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के बड़े हिस्से में बदलाव का प्रोत्साहित किया। इसी बदलाव में समाज के अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावित था। देखिए बच्चों, क्या आप जानते हैं स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 2011 में संपन्न हुई। 3 जुलाई 2015 को इसके आंकड़े प्रस्तुत किए गए। सामाजिक आर्थिक तथा जाति गणना 2011 में स्वीकृति प्रदान करने के लिए संसद में 2010 में प्रस्ताव पारित किया गया। 29 जून 2011 की जनगणना कहते हैं संखोला त्रिपुरा के आरंभ हुई और वर्ष 2021 में पूर्व अंतिम जातिगत गणना 1931 में हुई थी। कहते हैं अंतिम, इससे पहले जो 2011 की जनगणना हुई थी उससे पहले कहते हैं जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। अब क्या है बच्चों, जाति का समकालीन स्वरूप यानी समकालीन रूप क्या था, देखिए सब इसे भी हम समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ये सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। यह एक ऐतिहासिक परिघटना है
ऐसी घटना देश की याद दिलाने वाली है जिसमें हमें देश को आज़ादी मिली थी। जब देश को औपनिवेशिक काल शासकों से मुक्ति मिली, आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भारत में औपनिवेशिक काल के कोई मूल्य यथावत चलते रहे, यानी कुछ ऐसे काम थे जो उनके यथावत ऐसे ही चलते रहे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान व्यापक पैमाने पर जनमत मतलब जनता जुटी, जातीय भावनाओं और प्रवृत्तियों के ने अपनी भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी उससे पूर्व इस अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों को भी एकता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास आरंभ हो चुके थे। इसी प्रयास में उच्च जातियों के प्रगतिशील सुधारकों और निम्न जाति के शिक्षित हस्तियों ने इन आंदोलनात्मक रूप को प्रदान किया। यानी दोनों लोगों ने, उच्च जाति के और निम्न जाति के लोगों ने मिलकर ऐसे लोगों को जो वंचित लोग थे उन्हें भी स्थान दिलाने का काम किया। अब आगे पढ़ते हैं। पश्चिमी भारत में ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। दक्षिण भारत में अयन कल्ली, श्री नारायण गुरु, इयोती दास और पेरियार ने इन पे बहुत सारे ऐसे काम किए। दलित आंदोलन की दशा में महत्वपूर्ण कार्य भी इन लोगों ने किया, चाहे बाबा साहब रहे हों उनमें, चाहे ज्योतिबा फुले जी रहे हों और दक्षिण भारत के अयन कल्ली जी रहे हों। इन्होंने सबने अपना पूरी तरीके से अपना योगदान दिया है। आप एक पीछे नाम आया था भी आपने देखा होगा, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियर, ये पूरा व्यक्ति थे। वो कौन व्यक्ति थे इन्होंने देखिए, रामास्वामी नायकर पेरियर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1879 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। तथा राजनीतिक जीवी थे। आत्मा संबंध आंदोलन चलाकर उन्होंने क्या करा? जातियों से महसूस कराने का आह्वान किया, सभी मनुष्यों को बराबर समझा और सभी मनुष्यों को समान स्वतंत्रता तथा समानता का आनंद लेने की प्रकृति का आधार का काम किया इन्होंने। इस तरीके से रामास्वामी ने ये कार्य किया। देखिए, महात्मा गांधी जी तथा महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1920 के दशक में अस्पृश्यता के विरोध का आंदोलन की शुरुआत की। अस्पृश्यता का मतलब होता है जो छुआछूत जैसी एक समस्या, क्या इसका विरोध किया। इस विरोध आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की। इसी दौर में अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रम को कांग्रेस की सूची से शीर्ष स्थान दिया गया। उस समय कांग्रेस की पार्टी अपना कार्य कर रही थी। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम वर्षों में जातीय भिन्नता को समाप्त करके शोषण के उन्मूलन और अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने का मांग केंद्रीयता प्रदान करने लगी। उस समय ये सारी बात उस समय आ गई कि भी जो अस्पृश्यता वाली जो समस्या है वो समाप्त की जानी चाहिए, और ये सबसे पहला ये मुख्य बिंदु, ये मुख्य पॉइंट रहा। राष्ट्रवादी आंदोलन में यह दृष्टिकोण प्रबल रूप से धारण करने लगा। जाति सामाजिक कुरीतियां है, यानी बहुत बड़ी बुराई है, और यह औपनिवेशिक शक्तियों का एक युक्ति थी, उनकी एक युक्ति थी जिसके आधार पर फौज डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने अपना शासन कैसे करा जानते हो बच्चों? उन्होंने अपनी एक नीति अपनाई जिसका नाम था फौज डालो और शासन करो। हमारे यहाँ राजाओं के यहाँ क्या करते थे, वो फौज डालते थे और उनके यहाँ उनको शासन उन पे करना शुरू कर देते थे। हमारे ही घरों में लड़ाई कराते थे, हमारे देश राज्यों में लड़ाई कराते थे और लड़ाई कराकर अपना शासन का काम वो करते थे। ये उनकी नीति चली। कहते हैं राष्ट्रवादी नेताओं ने अग्रिम पंक्ति में, जिनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे, निम्न समझे जाने वाली जातियों के उत्थान की प्रतिबंधों की समाप्ति और स्पृश्यता उन्मूलन के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए कार्य कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने इस तरीके का, उन्होंने इस समस्या को लेकर सबसे आगे रहे। महात्मा गांधी जी जैसे राष्ट्रवादी नेता भूस्वामी के उच्च जातियों के प्रतिनिधित्व को भी यह आश्वासन देने में भी सफल रहे कि अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम तथा जातिवादी विरोधी आंदोलन में उन्हें हितों का यथावत रूप संरक्षण किया जाएगा, यानी ऐसे लोगों को भी पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने और क्या किया? स्वतंत्रता के बाद भारतीय शासन तंत्र को जाति एक अंतर विरोधी विरासत के रूप में प्राप्त हुई, जो आज भी उसी प्रकार प्रतिबंधित है। भारतीय संविधान में जाति व्यवस्था, इसमें संविधान के अंदर अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए उपबंध सम्मिलित किए गए, किंतु हमारे प्रशासनिक तंत्र उन सुधारों को लागू करने के प्रति अधिक प्रतिबंध नहीं था, जो कि जाति असमानता के लिए समाज के अधिक आर्थिक आधार को कमजोर करते हैं। राज्य का मानना था कि यदि उसका प्रशासनिक ढांचा जाति प्रथा की ओर से क्या हो, आगे देखिए क्या कहते हैं, अपनी संपूर्ण शक्ति हटा दे तो, अपनी क्या कर दे, संपूर्ण शक्ति हटा दे तो जाति आधारित विशेषाधिकार स्वतः कमजोर पड़ जाएंगे, यानी वो विशेष अधिकार जो मिले हुए हैं आरक्षण के रूप में वो स्वतः कमजोर पड़ जाएंगे।
और अंतोतगत्वा इसी संस्था का उन्मूलन हो जाएगा। अंतोतगत्वा का मतलब होता है आने वाले समय में ये वाली संस्था जो है अपना कार्य इसका स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र बाद सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जाति को ध्यान में नहीं रखा गया और प्रतियोगिता के सामने अवसर के रूप में देखा गया। इसका अपवाद यह रहा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पदों की आरक्षित किया गया और वस्तुतः स्वतंत्रता आरक्षित किया गया। कहते हैं किसके लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद के कई दशकों तक इसी दिशा में कोई समझ विकसित नहीं हुई कि उच्च जाति और निम्न समझे जाने वाली जातियों को आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से किस प्रकार एक समान स्तर से में नहीं है। देखिए काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और उन्होंने इसमें कोई विशेष कार्य नहीं किया। अब एक नाम आ रहा था, उनका क्या नाम था, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु क्या है, उनके 1256 में उनका जन्म हुआ, 1856 में 1928 में उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। किसकी, श्री नारायण गुरु की। श्री नारायण गुरु भारत के उन महान संत तथा समाज सुधारक थे जो अरुविपुरम केरल में, ठीक है, वहाँ उनका एक मंदिर की स्थापना की जहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को प्रवेश दिया जाता है, यानी अनुमति जा सकते हैं। नारायण गुरु ने अछूत धरा का कार्यक्रम चलाया, अछूतो धरा का, ठीक है। महात्मा गांधी ने नारायण गुरु से साथ मिलकर उनके कार्य को सराहा और श्री गुरु नारायण आम आदमियों के लिए सीधे ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उन्हें सीधा ईश्वर का रूप ही मानते हैं, ठीक है बच्चों। उन्होंने कहा केरल में उनका जन्म हुआ, एक समाज सुधारक थे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। देश में विकसित की गई प्रक्रिया की तरह नगरीकरण और औद्योगिक समृद्धि ने अप्रत्यक्ष रूप से जाति संस्था को प्रभावित किया। नए रोजगार अवसर में किसी न किसी जातिगत नियमों को बनने नहीं रहने दिया। निजी उद्योगों में नियुक्ति का आधार पर ज्ञान, अनुभव तथा कौशल रहा। नगरों और शहरीकरण के कारण समूह निवास तथा खान-पान की चेतना में सामूहिक निवास, खान-पान की चेतना में सामाजिक अंतःक्रिया के कारण जातियों के बीच की पृथकता को भी नियंत्रण किया गया। पृथकता यानी जो टुकड़े थे उसे भी एक रूप में किया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा के अवसर भारतीय व्यक्तिवादी तथा योग्यता तंत्र को जन्म दिया। इस तरीके से ये कार्य व भर्ती वगैरह में भी पूरी तरीके से सहयोग दिया गया। मजदूरों को भी अधिक संख्या में कारखानों में जोड़ा गया। इस प्रकार से अस्पृश्यता का विस्तार हुआ। अछूत माने जाने वाली जातियों को भी सब खूब भेदभाव किया गया। शहरी क्षेत्रों में भी ये दुर्भावना गाँव की तुलना में कम नहीं थी। इस तरीके की जो विचारधारा थी ये भी सारी कहाँ थी, ये भी देश के हर हिस्से में देखने को मिल रही थी। गाँव में भी ये प्रक्रिया हो रही थी, अछूत वाली, अस्पृश्यता वाली, ठीक है बच्चों। यानी ये गांव के अंदर भी तुलना कम नहीं थी। जाति सबसे अधिक सुदृढ़ संस्कृतियों तक पारिवारिक जीवन में रही है। कहते हैं यानी सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत, और पारिवारिक जीवन में रही है। गहरे बदलाव और आधुनिकीकरण के दौर में अंतर जाति विवाह तथा अपनी जाति से अलग विवाह करने वालों की प्रक्रिया को प्रोत्साहित नहीं मिला। वर्तमान समय में अपनी जाति में विवाह करने को और अधिक महत्व दिया गया। वैसे कुछ मामलों में जाति के भीतर विवाह की परिपाटी रही है। मतलब कहते हैं कि केवल अपनी ही जाति में विवाह किया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया रही है। और इसमें क्या कहते हैं बच्चों, महत्व दिया गया। वैसे कुछ मामलों में जाति के भीतर विवाह की परिपाटी रही है। पहले की तुलना में अंतरजातीय विवाह अधिक होने लगे हैं। अब पहले नहीं होते थे पर अब दूसरी जातियों में विवाह होने लगे हैं। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वाली जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह को ही अधिक प्रोत्साहन मिला, ठीक है बच्चों। आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के कारण ही जातियों के बीच ऐसी अंतरजातीय विवाह को भी क्या मिला, अधिक प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के तौर पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत जैसी उच्च जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह अधिक हो रहा है। आज देखने को मिलता है इन जातियों में सबसे ज्यादा अंतर विवाह हो रहा है। अंतरजातीय विवाह जाति और पिछड़ी अथवा अनुसूचित जाति के बीच अंतरजातीय विवाह की संख्या आज भी न्यून है। न्यून मतलब कम है। सहभोज की बात करें, साथ में बैठकर भोजन करना, इस के मामलों में भी उच्च जातियां तथा निम्न समझी जाने वाली जातियों के बीच भी विभाजन परंपरागत रूप से विद्यमान है। आज भी इस परंपरागत रूप से देखने को मिलता है। एक साथ भोजन कम लोग करते हैं। परिवर्तन का असंभव सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीतिक रहा है। कहते हैं परिवर्तन का जो संभव सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा वो क्या है, राजनीतिक। स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक राजनीति गहराई तक जाति आधारित है। जाति की भारतीय राजनीति के सच कहा गया है।
जाति आधारित राजनीति में कार्य करना जटिलतर प्रक्रिया इसका तथा इसकी सीमित भविष्य इसका कारण भारतीय जनता की उन समस्याओं का समाधान करने का वादा लोकतांत्रिक राजनीति में उनसे किया जाता है जब जाति की बड़ी विडंबनाएं हैं। कहते हैं बच्चों, ये वादा कब किया जाता है? जब बहुत सारी विडंबनाएं बन जाती है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। मसलन शिक्षा क्या होती है? मसलन शिक्षा होती है बच्चों कि मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट लेना चाहता है तो आर्ट ही लेगा, जो कॉमर्स लेना चाहता है वो केवल कॉमर्स लेगा। इस तरह की व्यवस्था की गई, स्वास्थ्य के मामले में की गई, पेयजल के मामले में की गई। इसके बावजूद जाति हमेशा चुनाव राजनीति के केंद्र बिंदु रही है। आज भी देखने को मिलता है जो जाति रही है वो केवल राजनीतिक चुनाव के मामले में ही रही है, चुनावी मामलों में काम करती है। 1980 के दशक में जाति आधारित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उभरते हुए देखा गया। आपने देखा बहुत सारी राजनीतिक दल बने। आरंभ इसमें और क्या कहते हैं बच्चों कि जाति और जातीय भाईचारे के आधार पर अवश्य ये प्रतीक हुए कि चुनाव जीतने का यह संभावनाएं निर्णय रही हैं, किंतु जल्दी ही सभी विभिन्न दलों ने के बीच जातीय आधार पर मतों का हिस्सा लगाने की होड़ आरंभ हो गई, जिससे जाति को वोट के बदले कठिन होता गया। आपने देखा बच्चों कि बहुत सारी जातियों ने अपने अपनी पार्टियों का निर्माण कर लिया और सभी ने ये सोचने लगे कि जो हमारी जाति है वो हमारा वोट बैंक है, और केवल ये परिवर्तन होड़ लग गई कि सभी ने ये लगाया कि जितनी भी जातियां हैं हमारी सभी हमारा साथ देंगी और हमारे लिए वोट डालेंगे। फिर भी ये कठिन हो गया। क्या हो गया? ये जाति को वोट में बदलना कठिन हो गया। जाति व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मानव वैज्ञानिकों ने नई संकल्पनाएं विकसित की। उन्होंने क्या करी? नई संकल्पनाएं विकसित की। संकल्पनाओं में सबसे विकसित संकल्पना कौन सी है? संस्कृतिकरण तथा प्रबल जातियां। ये टॉपिक आने वाला है, आगे आप इसे हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि ये क्या है? दोनों संकल्पनाएं M.N. श्रीनिवासन की देन है, किंतु अनेक विद्वानों ने इन संकल्पनाओं पर गहनतापूर्वक समीक्षा की है। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको जाति उपनिवेशवाद के बारे में बताया। इसी के अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या आएगा? संस्कृतिकरण और प्रबल जातियां हैं। ये टॉपिक इस वीडियो में यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो के माध्यम से संस्कृतिकरण का टॉपिक लेकर उपलब्ध होऊंगा। धन्यवाद।